जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का साइंस का, है ना, जिससे जो कि आपको बीपीएससी ट्री 4 में आने वाला है। और कह सकते हैं कि टीचर के एग्ज़ाम में इससे 20 से 25 क्वेश्चन आता है साइंस के पार्ट से। और आगे आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद जाके बिहार एसएससी का भी होने वाला है, दरोगा का होने वाला है, सचिवालय का होने वाला है। मतलब तमाम जितने भी एग्ज़ाम है सभी में आपका जो है ये साइंस का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो भी आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये हमको बताने का ज़रूरी नहीं, आप लोग खुद जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो एनसीईआरटी का जो है अच्छी तरह से इसको हम कवर करेंगे आज, ठीक है, आज की क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना बात किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपके टाइम को हम गंवाएंगे नहीं। चलिए देखिए, चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस कि थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी है। अब आगे देखिए, अगर आपको ये एक बार भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को 1-2 बार अगर देख लीजिएगा तो आपका जो है पूरा साइंस का सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको जो है ना छूटेगा नहीं। और आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो सारा एनसीईआरटी बेस पे आ गया, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस पे आप जब तक उसको कवर नहीं कीजिएगा, उसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर जो है ना बेकार हो जाएगा। आप सोचिएगा कि लुसेंट पढ़ के या फिर कोई भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए आज के महामैराथन जो है हम स्टार्ट करते हैं साइंस का, भी बायोलॉजी सेक्शन का। चलिए स्टार्ट करते। देखिए कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, विटीकल्चर होता है अंगूर के उत्पादन के लिए। और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। देखिए, जिरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना। जिरंटोलॉजी का क्या होता है, इसमें जो वृद्धावस्था होते हैं एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयोग होता है, वर्मी कल्चर मतलब हो जाएगा केचुआ का, ठीक है, केचुआ हो जाएगा वर्मी कल्चर के लिए। पेटोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी कहते हैं। आपको एंथ्रोलॉजी याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी है, एंथ्रो नहीं है, एंथोलॉजी फूलों का। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कारण जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं, जनांकिकी, इंग्लिश कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जो होता है पादप जीवाश्म का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है ना। जो भी संस्कृतियाँ हैं वैज्ञानिकों के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, संस्कृतियों और वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अस्थि मतलब हो गया बोन के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी कहते हैं। सर्पों का अध्ययन को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी, है ना। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा जिसमें मृदा नहीं रहता, ठीक ना, उसमें पौधे को उगाया जाता है, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जंतु विज्ञान की बात करते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित या मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। उसे आप जानते हैं कि बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, एक होता है बोटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। बोटनी में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, पढ़ा जाता है। और जंतु विज्ञान हो गया आपका जितने भी होते हैं लिविंग, मतलब कि एनिमल सब हो गया, इंसेक्ट हो गया, या भी कोई अगर ऐसा जीवित जो भी जंतु होते हैं उसके बारे में पढ़ाई किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है, नॉलेज प्राप्त किया जाता है। जंतु विज्ञान आपका वो हो गया, ठीक है। ये जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान जो है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का फादर कहा जाता है, मतलब कहा जाएगा हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर कौन है, आपका अरस्तु है। आगे देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। कहा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, मतलब बोटनी के, जूलॉजी के अरस्तु है। और बोटनी का आपका थियोफ्रेस्टस हो गया। माइक्रोबायोलॉजी का हो गया लुई पास्चर।
और बैक्टीरियोलॉजी का हो गया रॉबर्ट कोच, है ना, जिसको जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा, जिसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, एडवर्ड जनरल हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का कौन होगा, एडवर्ड जनरल हो जाएगा। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान का हो जाएगा, क्रोनस लिनियस हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का हो जाएगा विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान का हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, ये आपका ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा। उत्परिवर्तन का क्या होगा, ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान का हो जाएगा एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान का मतलब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का क्या हो जाएगा, एंटन डी बेरी। माइकोलॉजी एंटन डी बेरी। पादप शरीर की क्रिया विज्ञान हो जाएगा, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का हो जाएगा स्टीफन हेल्स हो जाएगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का हो जाएगा स्टीफन हेल्स हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का हो जाएगा क्रोनस लिनियस, जिसको बोलते हैं मॉडर्न बॉटनी का हो जाएगा क्रोनस लिनियस। और ब्लड ग्रुप, जिसको रुधिर वर्ग बोलते हैं, ये कार्ल लैनिस्टर हो जाएगा। अंतःस्रावी विज्ञान का हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी का हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। और जेनेटिक का हो जाएगा मेंडल साहब जी। आधुनिक आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक का हो जाएगा, वही हो जाएगा मेंडल साहब जी है। अनुवांशिकी की बात करेगा, मतलब जेनेटिक की बात करें या फिर मॉडर्न जेनेटिक की बात करें, दोनों आपको आ जाएगा, मेंडल जी हो जाएगा। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान को हो जाएगा बीरबल साहनी। भारतीय आ जाएगा, देखिए इंडियन पेलियोबॉटनी आ जाएगा, इंडियन पेलियोबॉटनी हो जाएगा बीरबल साहनी आ जाएगा। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, अनुवांशिकी बात करेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेगा तो पॉल बर्ग हो जाएगा, पॉल बर्ग। सवाल विज्ञान हो जाएगा, है ना, सवाल विज्ञान का हो जाएगा मतलब फाइकोलॉजी का हो जाएगा विलियम हेनरी हॉर्वे। सवाल का हो जाएगा कौन, विलियम हेनरी हॉर्वे। भारतीय सवाल विज्ञान का कौन हो जाएगा, MOP अयंगर। भारतीय सवाल विज्ञान का हो जाएगा MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी का हो जाएगा रामदेव मिश्रा। मतलब इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी हो जाएगा रामदेव मिश्रा, इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान की बात करेगा तो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा औषधि विज्ञान का, है ना। और सूक्ष्म दर्शिकी के हो जाएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक हो जाएगा। मैक्रो, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा लीवेनहॉक। जीव विज्ञान, जीव चिकित्सा मतलब जीन चिकित्सा की बात करेगा, मतलब जीन थेरेपी की बात करेगा तो एंडरसन हो जाएगा, जीन थेरेपी एंडरसन, जीन थेरेपी एंडरसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घास विज्ञान की बात करेगा तो घासों का अध्ययन, जैसे देखिए ये कार्य आपका वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखा की बात करते हैं, है ना। तो घास विज्ञान की बात करेगा एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी मतलब होगा घासों का अध्ययन व पालन हो जाएगा, है ना, घास विज्ञान जिसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। और एल्गोलॉजी, जिसको एल्गोलॉजी हो जाएगा शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन हो जाएगा एनोटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन हो जाएगा एनोटॉमी। पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा। जीवाणुओं का अध्ययन हो जाएगा जीवाणु विज्ञान, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन हो जाएगा ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन हो जाएगा केसिटोलॉजी, पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन हो जाएगा केसिटोलॉजी हो जाएगा। वृक्षों की आयु का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु, वृक्ष की आयु की बात करेगा, वृक्षों की आयु का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। देखिए वृक्षों की आयु की बात कर रहा है, वृक्षों की आयु का अध्ययन हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। इसमें है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, इसमें झाड़ी भी लग गया, और इसके अध्ययन की बात करेगा सिर्फ होगा डेंड्रोलॉजी हो जाएगा, और आयु की बात करेगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। देखिए ये अंतर है दोनों। इकोलॉजी की बात करेगा तो पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन हो जाएगा। इकोलॉजी क्या हो जाएगा, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। और इकोनॉमी बॉटनी क्या होता है, ये होता है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, है ना। वैसे भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक ही होता है, इकोनॉमिक बॉटनी बात करेगा तो ये आपका आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन हो जाएगा। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी हो जाएगा आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन हो जाएगा, एथनोबॉटनी हो जाएगा। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री की बात करेगा तो वनों का अध्ययन, वनों के अध्ययन को फॉरेस्ट्री बोला जाता है। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन को बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। और कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, कृत्रिम जीन्स की बात करता है। और लाइकेंस का अध्ययन हो जाएगा लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए करा जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं का बात कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी कहलाता है ना, विच्छेदन के द्वारा। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन को क्या बोलते हैं,
लॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। जब मानव जाति की संस्कृति के विकास की बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, है ना। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। और उत्प्रेरकों का अध्ययन को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरक मतलब जैसे जानते हैं आपको एंजाइम होता है, तो एंजाइमोलॉजी हो गया उत्प्रेरकों का अध्ययन। कीट पतंगों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कीट पतंग के अध्ययन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जरा विज्ञान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जेरंटोलॉजी। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए फिर से कह रहा कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन, आयु की वृद्धि के साथ जो जीवन परिवर्तन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जरा विज्ञान, मतलब इंग्लिश में कहते हैं जेरंटोलॉजी कहते हैं। इसको देखिए, कहा कि रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। रुधिर मतलब हो गया आपका ब्लड संबंधी रोगों का अध्ययन होगा हिमेटोलॉजी हो जाएगा। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। उभयचर मतलब जो दोनों जगह पर आता है ना, पानी और मिट्टी दोनों जगह पर आता है, उभयचर वही होता है। और मेमोलॉजी होता है स्तनधारियों का अध्ययन। स्तनधारी मतलब मेमल्स किसको बोलते हैं? आप लोग जानते हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या करता है, बेबीज बॉर्न करे, बच्चा दे, डायरेक्ट बच्चा दे और उसको दूध पिलाए, उसको बोलते हैं मेमल्स बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, है ना। देखिए, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को बोलते हैं पैथोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन बोलते हैं रेडियोलॉजी, है ना। तो जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब आप आगे चलिए, देखिए ये छूट गया था, इसको लपेट लेते हैं, इसको ख़त्म करके देखिए। माइक्रोलॉजी की बात करता है। कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। और माइकोप्लाज्मोलॉजी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं माइकोप्लाज्मोलॉजी बोलते हैं। और निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन बोलते हैं निमेटोलॉजी। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन बोलते हैं निमेटोलॉजी बोलते हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को बोलते हैं पेलियोबॉटनी। जो भी पादप जीवाश्मों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? पेलियोबॉटनी। परागणों का अध्ययन, मतलब जो भी परागकण है, परागकणों के अध्ययन को बोलते हैं पेलिनोलॉजी, है ना। पेलिनोलॉजी क्या होता है? परागकणों का अध्ययन होता है। पादप रोगों के उपचार का अध्ययन हो जाएगा पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन हो जाएगा पैरासिटोलॉजी। उसी पैरासिटामोल एक दवाई भी आता है, आप लोग जानते हैं। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन हो जाएगा पैरासिटोलॉजी। और ये कह रहा औषधियों पादपों का अध्ययन हो जाएगा फार्मेकोलॉजी। औषधियों पादपों का अध्ययन हो जाएगा फार्मेकोलॉजी हो जाएगा। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन हो जाएगा फिजियोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन को होता है टेरिडोलॉजी। जो भी टेरिडोफाइट्स है उसके अध्ययन को बोलते हैं टेरिडोलॉजी। पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन को बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्पेस बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है स्पर्मोलॉजी होता है क्या? बीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। हीलियोथेरेपी की बात करता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। और इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें बिना मिट्टी के बागवानी किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। दूसरा पेज पे आपका जीवन की उत्पत्ति के संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जीव विकास के बारे में कह रहा है ना। इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन की बात कर रहा। देखिए यहाँ पे कह रहा कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इसको किया था लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। आप सिर्फ लेमार्क याद कीजिए, इवोल्यूशन की बात करेगा तो ये इसको परिभाषित कैसे करते हैं? लेमार्क जी ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो मैग्नन मानव को माना। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने साल पहले हुआ था? 2 अरब वर्ष पहले हुआ था।
2 अरब साल पहले से इस पृथ्वी पे मानव का, है ना, जीवों का उद्गम हो चुका। मानव ने जीवों का, जीव में तो कोई भी आ सकता है। देखिए विकासवाद का सिद्धांत की बात करता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन की बात करेगा तो ये आपका म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करेगा तो ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की एक कड़ी होता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की एक कड़ी है। मेमथ किस जीव के पूर्वज है? मेमथ मतलब हो गया हाथी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? मेमथ मतलब हो जाएगा हाथी। पृथ्वी का सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल का। हमारे धरती पे सबसे पहले कौन सा जीव की उत्पत्ति माना जाता है? तो आपका ब्लू गिरी एल्गिन हो जाएगा। मतलब 2 अरब साल पहले जो है ये आपका क्यों आया था? ब्लू ग्रीन एल्गी का ही हुआ था उत्पत्ति। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? इसको हाइबरनेशन कहते हैं। दोस्तों देखिए हाइबरनेशन क्या होता है कि जब ठंडा का मौसम आता है ना तो जो पशु होते हैं, है ना, या फिर जो भी कोई और अदरवाइज कोई लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो गहरी नींद में चले जाते हैं। मे बी जैसे सांप हो गया, आपका मेढक हो गया, चूहा हो गया, ये सब क्या होते हैं? लंबे टाइम के लिए 1 महीना 2 महीना जब तक ठंडा रहता है तो क्या होता है? हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। उसको ही बोलते हैं प्रसूति का, डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं इसको। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ये तारामीन जिसको अस्टाफिस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कौन ऐसा जीव है जिसमें नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। इसको बोलते हैं स्टारफिश और हिंदी में होता है तारामीन, है ना। तारामीन एक ऐसा जीव है जिसमें नर्वस सिस्टम होता है लेकिन इसमें ब्रेन नहीं होता, ठीक ना। तो पूछ सकते हैं कौन ऐसा जीव है जिसमें ब्रेन नहीं होता, नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन नहीं होता? ये होगा स्टारफिश हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ये 70S। जीवाणु की बात करें तो 70S राइबोसोम हो जाएगा। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ। डायनासोर की बात करेगा तो ये आपका मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल की बात कर रहा। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में देखिए कवक को लवक लिख दिया। कवक नहीं पाए जाते हैं, है ना, तो बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? ये क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। किन यहाँ पे काइटिन होना चाहिए, गलत दे दिया, है ना। लवक दे दिया, लवक नहीं पाया जाता है, लवक नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत दे दिया। ये प्लास्टिड। देखिए किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? ये अनावृति एवं टेरिडोफाइट्स हो गया। किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृति बीजों एवं टेरिडोफाइट्स में हो गया। अब कह रहा है कि मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को माधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मतलब ये हमारा जो हार्ट है तो हार्ट का सबसे लेफ्ट वाला जो निलय है, लेफ्ट वाला निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तो संपूर्ण शरीर में जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको भेजने का काम कौन करता है? आपका बायां निलय ही करता है। आगे देखिए कहा कि पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत की बात करेगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेगा तो व्हिटेकर ने दिया। जंपिंग जीन की खोज किया था मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन किसने खोजा? मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन को खोजा। कौन से क्षार DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं? ये एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन हो गए। कौन से क्षार DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? मतलब चमगादड़ जो है आपका, ये ऐसे जीव है जो उड़ने वाला है ना, और ये पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, है ना। क्यों नहीं आते जानते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं और उसको दूध पिलाने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैमल्स बोलते हैं। अब देखिए चमगादड़ की बात कर रहा है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि उसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया। बस वही रीजन है जो बताया मैंने। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। ऐसे समूह जो रात्रिचर होते हैं, मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, मतलब ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल इसलिए होते हैं क्योंकि रात में ही क्या करते हैं? ज़्यादा भ्रमण करते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए अब साइंटिफिक नाम की बात करता है। देखिए ह्यूमन की बात करता है तो होमो सेपियंस किसका नाम है? मानव का नाम है।
पैंथरा पारडस, पैंथरा पारडस तेंदुआ, पैंथरा पारडस तेंदुआ। बाघ के बोलेगा तो पैंथरा टाइग्रिस। शेर की बात करेगा तो पैंथरा लियो। मटर की बात करेगा तो पायसम सटाइम, पायसम सटाइम किसका नाम है? मटर का। बिल्ली की बात करेगा तो फेलिस कैटस, फेलिस कैटस जो है ये बिल्ली का नाम है, फेलिस कैटस। कैट से क्या होता है? बिल्ली, तो फेलिस कैटस हो गया बिल्ली का। मेढक का बोलेगा तो राना टिग्रिना हो गया। धान की बात करेगा तो ओरेजा सटाइवा हो जाएगा, धान का ओरेजा सटाइवा। सरसों की बात करेगा तो बेरेसिका कम्पेस्टिक, बेरेसिका कम्पेस्टिक सरसों हो गया। चना की बात करेगा तो सीसर एरिटिनम, सीसर एरिएटिनम हो जाएगा चना का, सीसर एरिटिनम चना हो जाएगा। और गेहूं की बात करेगा टीटिकम एस्टिकम गाय गेहूं का हो जाएगा। गाय की बात करेगा तो बॉस इंडिकस गाय का हो गया, बॉस इंडिकस। और आम की बात करेगा तो मैंगिफेरा इंडिका होता है। और भैंस का नहीं है तो भैंस का होता है बॉस बबेलिस होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ये क्रमशः ग्रेना एवं स्टोमम होता है, ग्रेना एवं स्टोमम होता है। और मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? ये हीमोयासिन के कारण होता है। मतलब मोलस्का जो संघ होते हैं उसके बॉडी में जो भी ब्लड होता है वो नीले या फिर हरे रंग का पाया जाता है। उसे आप लोग जानते हैं? नहीं जानते जानिए कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है, ठीक है। और वाइट कलर का ब्लड किस में होता है? वाइट कलर का ब्लड होता है टिड्डा में होता है, टिड्डा जिसको बोलते हैं टिड्डा। देखिए, अब आगे देखिए, इसमें बहुत सारा इसमें साइंटिफिक नाम भी, जैसे कि पीपल का बोलेगा तो कि पीपल क्या होगा? पीपल हो जाएगा। उसके बाद जाके इसका बरगद का बोलेगा तो क्या बरगद का क्या होगा? फाइकस बेंथालिसिस बरगद का हो जाएगा। और पीपल की बात करेगा तो फाइकस रोजापियस हो जाएगा, फाइकस रोजापियोसा हो जाएगा पीपल का। उसके बाद जाके बात किया जाएगा मोर की, मोर इसमें नहीं दिया हुआ, तो पावोकेस्टस मोर का होता है ना। चलिए आगे देखिए, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि बोबो किसका होता है साइंटिफिक नेम? बोबो किसका साइंटिफिक नेम होता है? बोबो आप लोग को क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे देखिए, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? ये कवक मूल हो जाएगा। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? ये कवक मूल हो जाएगा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम की बात करेगा तो ये फफूंद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेलुलोज है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कपास में पाया जाने वाला कौन सा घटक पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। लाइकेन की बात करता है तो किससे निर्मित होते हैं? ये कवकों और शैवालों से होता है, और ये दोनों की कड़ी बोला जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ये पुष्प होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण में होता है? ये मैग्नीशियम होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करता है? ये वातक तंत्र द्वारा, अंदर ट्रेकिया। जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, अपना शोषण करता है, ब्रीथिंग कैसे करता है? ये ट्रेकिया के द्वारा ही करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वातक तंत्र। कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनेन से मलेरिया का दवाई प्राप्त किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? ये एंथोसायनिन होता है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। और सेब में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा, जो हमारे आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? ये लैकोपिन के उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, ये लैकोपिन के कारण क्या होता है? लाल रंग का होता है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखिए, सोरोसिस। सहतूत की बात करेगा तो क्या होगा? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है? सर्पों की विष ग्रंथियाँ बोलता है, मतलब कि वेनोम ग्लैंड्स की बात करता है। ये आपको होगा कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के, मतलब सलेवा ग्लैंड्स के समान होता है, सलेवा ग्लैंड्स के समान होता है। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेपेंथिस जो हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस मतलब हो गया कि जो ऐसे प्लांट्स जो क्या करता है, जो इंसेक्ट को खाता है, जिसे पिचल प्लांट्स हो गए, इंग्लिश में नाम बोलते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये शैलोद्भिद होता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है ना। घटपर्णी जिसे पिचल प्लांट होता है, ये पादप कीटभक्षी होते हैं। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घरे के रूपांतरित हो जाते हैं। घरे की तरह होता है घटपर्णी का, पिचल प्लांट्स का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि घरे के आकार का किस प्लांट का फिगर होता है? तो बताइएगा घटपर्णी का। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है?
ये आपका ऊँट में करता है, लेकिन बहुत सारे आदमी जानते हैं कि उसका जो ऊपर पे जो कुबर होता है, कुबर में वाटर को करता है, जबकि क्वेश्चन आपका गलत है ना। कुबर में वो क्या करते हैं, कुबर में अपना वो क्या करता है, फैट का यूज़ करता है। वो फैट को जमा कर किए हुए रहता है ना, जो कि उसको लंबे टाइम तक के लिए बिना कुछ खाना पीना खाए हुए उसको मैनेज कर देता है गोबर में। गोबर उसका ऊपर पे जो देखे ना, जो ऊपर पे उसका उभरा हुआ रहता है, वही उसका फैट उसमें जमा रहता है। लेकिन जब वाटर की बात करेगा तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, आंत के लिए हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन का आज के बाद आप लोग गलती मत कीजिएगा। वैसे भी जो पर्सन का शरीर थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा हुआ होता है, तो वो बिना खाए पिए भी बहुत दिनों तक जो है ना रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन जिसके बॉडी में फैट ही नहीं है, जो पतले दुबले हैं, उसको अगर फास्टिंग करवा दीजिएगा तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर उसको कुछ ना कुछ बॉडी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉडी में फैट कम होता है। तो जिसके बॉडी में फैट होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है बिना कुछ खाना पीना खाए हुए। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है, ये कोलोसड होता है। कोलोसड स्वीट जो होता है, ये अकशेरुकी होता है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेंढक हो गया, मेंढक आपका उभयचर हो जाएगा। सांप भी वही है, सांप भी देखिएगा पानी में भी रहता है और मिट्टी पे भी रहता है। लीची के फलों को किस शाखा के अंदर रखा जाता है, ये एक बीजी बेरी के। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, लीची इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीची इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ना। कमेंट कीजिए ज़रा आप लोग। देखिए बताता हूँ मैं, लीची इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया का, है ना, 40% से भी ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन हमारे बिहार करता है। और केला की बात किया जाएगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में केला का भी प्रोडक्शन कौन करता है, हमारे बिहार के हाजीपुर से होता है। और हाजीपुर का अकेले जो है 70% 65% से ऊपर जो है ना पूरे बनाना का प्रोडक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया में करता है। और अगर आप बात कीजिएगा चाय की, है ना, चाय की बात कीजिएगा तो चाय का जो प्रोडक्शन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे होता है, असम में होता है, असम में। ठीक है, ये असम में होता है। ऑल ओवर पूरे इंडिया का 40% से भी ज़्यादा, 40 से 45% से भी ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन कौन करता है, अकेले असम करता है। ये सब क्वेश्चन जानिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंदर रखा जाता है, ये एक बीजी होते हैं। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद होता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होता है, ये कैप्साइसिन। लाल मिर्च तीखा होता है कैप्साइसिन के कारण, कैप्साइसिन। लाल मिर्च हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव की बात करेगा तो व्हेल होता है ना। और एक व्हेल का वजन कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक व्हेल जो होता है इसका वजन कितना होता है, एक व्हेल जो होता है इसका 30 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। इंडियन हाथी की बात कर रहे हैं। उसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो हाथी की बात करेगा तो ये अफ्रीकन हाथी होते हैं। और हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है, आप लोग बताइए ज़रा। हाथी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, हाथी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, देख हाथी का होता है लोकजोडांटा अफ्रीकाना, लोकजोडांटा अफ्रीकाना हाथी का साइंटिफिक नाम है। देखिए रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है, ये प्यूपा अवस्था में करता है। रेशम का कीड़ा की बात करता है अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है, ये प्यूपा अवस्था में करता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, सदैव एक समान होता है। जो भी वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना, वार्म ब्लडेड जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं उसके शरीर का तापमान कितना होता है, सदैव एक समान होता है वार्म ब्लडेड का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव होते हैं, मछली। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, ये मछली का उदाहरण है। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको, समुद्री घोड़ा किसका एग्जाम्पल है, तो समुद्री घोड़ा आपका एक तरह का मछली होता है। ठीक है, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता, ये एकिडना। ये एक ऐसा स्तनपायी मेमल्स है जो अंडे देता है बच्चा नहीं देता। ये मेमल्स का एक तरह का कह सकते हैं कि एक्सेट्रा अपवाद है ये एकिडना। पूछा जाएगा कौन ऐसा मेमल्स है ये मेमल्स, लेकिन ये अंडे देता है बच्चा नहीं देता है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो नए चैनल पर आए हैं ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके। ठीक है, और आप लोगों से ऐसा तो मैं ऑनलाइन एकदम जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं आप लोगों से कुछ फीस ले रहा हूँ, कुछ पेड क्लास है, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, जिससे ये एनसीईआरटी का जो है महामैराथन उसके लाइफ में कुछ एक नया दौर शुरू करे और आगे एग्जाम में बहुत बड़ा काम करे। तो देखिए वह कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता, ये किडना का हो गया। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है।
जो जानने का जो इच्छा है ना, जानने की इच्छा करना, प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन, तो गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्यों का वानर गुणों से अलग करता है, और ये बंदर सब में नहीं होता। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है। सील किस वर्ण का प्राणी है? यह स्तनपायी होता है। सील जो होता है ये एक मैमल्स है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? ये क्वेकर से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंदर आते हैं? डॉल्फिन जो आपका स्तनपायी है। अफीम, मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। और अफीम की बात करता है, अफीम मॉर्फिन पौधे के के पोस्ते वाला जो पौधा होता है उसके अधपके फल से प्राप्त होता है। एक तरह का ये नशा है ना, अफीम मॉर्फिन। और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत जो खासकर जो बड़े बड़े होते हैं स्टार सब, सुपर स्टार सब, वो सब इसका यूज़ करते हैं। चलिए, गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये तना का। जो गन्ने का रोपर में उसके किस भाग को प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन के गंध का सल्फर के कारण लहसुन का गंध होता है। लहसुन की बात किया जाएगा तो लहसुन किसके कारण से कम होता है? उसका गंध जो होता है लहसुन का, वो सल्फर के कारण ही होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? ये मरुद्भिद होता है। जो शुष्क जलवायु होते हैं उसमें अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट को कहते हैं मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? ये यांत्रिक सहारे के लिए। जो अधिपादप होते हैं एपीफाइट्स अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक सहारे के लिए, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वो जो है दूसरे पर निर्भर रहते हैं। टिक और माइट किस जीव के वंश से संबंधित है? टिक और माइट एक तक इंसेक्ट है, ये मकड़ी वंश से होता है। टिक और माइट जो होता है जो मकड़ी वंश का। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ये होता है ल्यूसीफेरस का। ये ट्री में पूछा गया, बीपीएससी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ये ल्यूसीफेरस के कारण होता है, ल्यूसीफेरस के कारण। सनहैम्प रेशे किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। सनहैम्प के रेशे की बात करेगा, सनहैम्प रेशे ये आपका फ्लोएम से प्राप्त होता है। फ्लोएम आप लोग जानते हैं कि पौधे में क्या करता है? जो भोजन और वाटर दोनों पहुँचाने का काम करता है वो फ्लोएम होता है, ठीक है। और जाइलम की बात करेगा तो जाइलम क्या करता है? और देखिए फ्लोएम की बात करेगा तो फ्लोएम सब कुछ हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, हर चीज़ यूज हो जाएगा। लेकिन जाइलम की बात करेगा तो क्या करता है? जाइलम जल। और जाइलम जो होता है, जाइलम एक दिशीय होता है, जान लीजिए आप लोग। जाइलम जो होता है ना, जाइलम की अगर बात करेंगे आप लोग, ये जाइलम जो होता है प्लांट में एक ही तरफ से जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट आपका है, तो जाइलम का काम है कि नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने का काम करेगा, पौधे में भोजन पहुंचाने का काम करता है, जाइलम करता है। और वाटर हो गया, और हमारे मिट्टी में जानते हैं आप लोग 20 टाइप्स के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसमें से ये क्या करता है? ऊपर पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम का काम है। और फ्लोएम जो होता है ये आपका ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा। मतलब क्या? जैसे कि बारिश हुआ तो बारिश हुआ, या फिर जाके जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, इंसेक्ट की वोरस का यूज़ किया जाता है किसमें? प्लांट में। तो जैसे ही इसके लीफ पे क्या करेगा? इसके लीफ पे जैसे ही इंसेक्ट मतलब कि आपको छिड़काव कीजिएगा इंसेक्टिवोरस का, तो क्या करेगा? ये सारा इंसेक्ट को मारेगा और ऊपर से मारने के बाद नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है ना। जिसके कारण से क्या होता है कि जो भी इसके प्लांट में जो भी इंसेक्ट जहाँ कभी होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो फ्लोएम मतलब क्या होता है? फ्लोएम दोनों तरफ ट्रांसफर करता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। कोई भी पोषक तत्व को ऊपर से नीचे लाएगा मिट्टी में, फिर मिट्टी से ऊपर ले जाने का काम करता है। और जाइलम जो होता है ओनली वन वर्ड, एक ही तरफ से ले जाता है। चलिए आगे देखिए, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन की बात करेगा तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग्यूम पाया जाता है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब आया? डार्विन की पुस्तक जो नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित किया गया? ये वर्ष 1859 में पाया गया था, मतलब कि उसको प्रकाशित किया गया था 1859 में। मतलब कि ये कह सकते हैं ये टाइम था कि जब वीर कुंवर सिंह जब मरे थे 1858 में, तो उसके 1 साल के बाद जो है ये पुस्तक आया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में। से आप याद कीजिए, आपको वीर कुंवर सिंह वाला भी याद हो जाएगा। 1859 में वो 1858 में मरे थे वो, ठीक है, और 1859 में ऑन द स्पीशीज ऑफ द वो आ गया था। वैसे भी आप याद करने का कोई भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। जीवों के उद्विकास की बात करता है, उद्विकास मतलब दो जीवों के इवोल्यूशन की बात करता है, उसमें कौन सही है? सैलामेंडर होता है, अजगर होता है और कंगारू होता है।
किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप जो होते हैं इसमें कंकाल जो होता है पूर्णतः क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। देखिए, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी ये उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। जो स्तनपायी भ्रूण है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? ये नियत तापीय होता है, वार्म ब्लडेड होता है। चमगादड़ क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो पैलियोंटोलॉजी है इसमें क्या होता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज़ गति से उड़ सकता है परंतु तेज़ गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, ये आपका ऑस्ट्रिच है। और आप जानते हैं ऑस्ट्रिच के एक अंडा का वजन कितना होता है? लगभग 2.5 kg का होता है, ठीक है। और ये आपका एक अंडा से लगभग 12 आदमी आमलेट बना के खा सकता है। नमक युक्त मिट्टी में आप लोग कमेंट कीजिए ज़रा, एक नॉर्मल जो अंडा होता है इसका वज़न कितना होता है? एक नॉर्मल जो अंडा हम लोग खाते हैं, है ना, इसका जो वज़न कितना होता है? 55 ग्राम का होता है, आप लोग जान लीजिए। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। जो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप है वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा की बात करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोरिका पूछा जाएगा हमारे आंत में कौन सा परजीवी पाया जाता है ना? ये एंट अमीबा हिस्टोरिका पाया जाता है। आगे देखिए, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पे? जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? ये एस प्रवस्था में बनते हैं। डीएनए संश्लेषण की बात करता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? ये एस प्रवस्था में बनते हैं। कह रहा है कि सीप, घोंघा, स्क्विड, कोरी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। कौन कौन मोलस्का संघ के हैं? देखिए, सीप हो गया, घोंघा हो गया, स्क्विड हो गया, कोरी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटलफिश हो गया, सब मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। कहा कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का प्रयोग किया? किस जीव का मत होता है? ये डायटम का। डायटम के द्वारा ही जो कोई जीव जिसका कोई मृत्यु हो जाता है ना, उसका पता लगा जाता है, डायटम के द्वारा ही लगाया जाता है। पपीते का पीला किस कारण से होता है? ये केरिकाजैंथिन के कारण क्या था? पपीते का पीला रंग होता है, केरिकाजैंथिन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ये तना से प्राप्त होता है, ठीक है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस शैवाल से आयोडीन जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। तो शैवाल में किस शैवाल से? तो ये होता है भूरी शैवाल से। भूरी शैवाल में किस शैवाल का नाम क्या है? तो लेमिनेरिया है ना। लेमिनेरिया के द्वारा ही क्या होता है? भूरी शैवाल जो है आपका लेमिनेरिया से नमक का बनाया जाता है, आयोडीन बनाया जाता है। ये वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं, है ना। अधिक नमक का यूज किया जाता है अचार में, तो क्या होता है? ये जीवद्रव्य संकुचित होकर मर जाता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बूसिया फिश। गेम्बूसिया फिश, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। तालाबों और कुओं में, जो तालाब है, हमारे कुआं है, उसमें जो है इसको मच्छर को इसको जंतु को अगर छोड़ दीजिएगा ना तो क्या होगा? आपका सारे मच्छरों को ये खा जाता है। तो गेम्बूसिया फिश है ये। बिस्फेनॉल ए क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्ता किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। मतलब एंटीबायोटिक की बात करते हैं, एंटीबायोटिक प्राप्त होता है जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। ईस्ट कोशिका में जो मुख्य विकर उपस्थित होता है ये जाइमेस होता है। जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? ये बहुप्रभाविता कहा जाता है।
जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। करके क्यूनिन अथवा कुनेन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना से। क्यूनिन की बात करता है, क्यूनिन तथा कुनेन सिनकोना छाल से प्राप्त होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने से में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी का। मेंडल की बात करेगा तो ये मटर दे देगा, और मटर में भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा गार्डन पी रहेगा, गार्डन बी रहेगा, गार्डन सी रहेगा, आप लोग फंसिएगा। इसलिए इसको देखिए कि मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का यूज करता है? गार्डन पी का यूज करता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि 1822 से 1884 तक की बात कर रहा है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक होता है, जनक थे, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के कौन थे? ये मेंडल साहब थे। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? एंजाइम की बात करता है 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जो के मध्य जो होता है, अधिकांश एंजाइम इसी पे सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। देखिए कोशिका की बात करता है, सेल की बात करता है, न्यू चैप्टर शुरू हो गया सेल। देखिए जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है क्रेब्स चक्र। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने में वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किस पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर की बात करता है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? पिलिया, मतलब लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है हमारे यहाँ बॉडी में? ये एस्प्लिन में पाया जाता है। लिम्फोसाइट हमारे मतलब लसिका कोशिका एस्प्लिन में पाया जाता है, पिलिया। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली एक ऐसा जानवर है ना, छिपकली एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें क्या होता है? कोई भी क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। आगे देखिए करा के पिट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। पिट पिंड पाया जाता है अंडाशय में। परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? ये एपोप्टोसिस कहा जाता है। करा के परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है ना? कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये तंत्रिका ऊतक होता है। मनुष्य के किस ऊतक में, टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका में विभाजन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कारण कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, तीनों। कारण कि हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है? ये कोशिका के आकार में वृद्धि होना है। कोशिका के आकार में वृद्धि होना को होता है हाइपर प्लासिया। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। जीन शब्द जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। रिवर्स प्रतिलेखन की बात करता है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किया था टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। पुरुषों के शुक्राणुओं तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी में संपन्न होती है। मतलब पुरुष के जो स्पर्म है और महिला के जो अंडाणु है कि निषेचन की प्रक्रिया है ना, ये कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में संपन्न होता है, अंडवाहिनी में संपन्न होता है, अंडवाहिनी में। आगे देखिए कहा क्या रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है या किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम करता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है? 46 होता है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है? कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ा है आपका टेरिडोफाइट्स, जानते हैं। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है कौन? प्रोटोप्लाज्म।
जीव द्रव। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है? ये हरित लवक है। द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी कैग। गोल्जी कैग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है ना। ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी कैग को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली की बात करता है, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बना होता है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? ये पारगम होते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना पारगम होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेरिसेप्टिकम है। सबसे छोटी की बात करेगा माइकोप्लाज्मा गैलेरिसेप्टिकम होता है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो आपका कौन है? ये आपका है शुतुरमुर्ग का अंडा की बात करता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका आपका सेरिब्रम की ग्रैन्युल सेल है। सेरिब्रम की क्या? ग्रैन्युल सेल है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु है, जो कि स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है आपका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु है। सबसे बड़ा पादप कोशिका है टैक्सीफोलिया है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? टैक्सीफोलिया है। देखिए न्यूट्रिशन की बात करता है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? ये प्रोटीन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन के। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। विटामिन ए की बात करता है, इसमें दूध पाया जाता है। उसे भी विटामिन सी को छोड़ के दूध में सारा चीज़ पाया जाता है। विटामिन ए, बी, डी, ई सब पाया जाता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? प्रोटीन और वसा, है ना। प्रोटीन और वसा की बात करता है तो ये मूंगफली में होता है। तो शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन की संज्ञा दिया गया है? वो विटामिन डी आपका। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन की बात करेगा तो आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होता है? 45 ग्राम होता है। सामान्य महिला की बात करता है 45 ग्राम चाहिए। और जो स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम चाहिए। स्तनपान करने वाली माँ को कितना चाहिए? 70 ग्राम चाहिए। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? यह स्टार्च में करता है। लार की बात करता है तो लार किसके पाचन में सहयोग करता है? यह स्टार्च का। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। अलसी की बात करता है, अलसी और तीसी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एकदम। ये भी देखिए कर अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? ओमेगा 3 का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होता है? ये छोटी आंत में होता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना? क्योंकि बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। ये भी T3 में पूछा गया क्वेश्चन है। मांस की तुलना में T3 या T2 में पूछा गया इसको। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य क्यों माना जाता है और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुअसंतृप्त वसा होता है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। इसके कारण से देखिए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? ये लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो होता है खराब हो जाता है। फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फॉस्फोरस की बात करता है। फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होता है? ये लोहा का। पालक के पत्ते की बात करेगा तो इसमें क्या होता है? लोहा पाया जाता है। और जिसके बॉडी में पत्थर होता है, जिसके पेट में, ठीक है ना, उसको पालक और टमाटर डॉक्टर के द्वारा उसको मना किया जाता है कि आप इसको नहीं खाइए, क्योंकि इसको खाइएगा तो आपका क्या होगा? पत्थर बढ़ेगा। इसलिए जिसके बॉडी में, जिसके पेट में क्या है, गॉलब्लैडर हो या फिर उसमें क्या, गॉलब्लैडर में अगर आपका पत्थर है या फिर पेट में आपका किसी चीज़ पत्थर है तो आप क्या कीजिए? पालक और टमाटर को छोड़ दीजिए। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में बनाया जाता है? यकृत में।
अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? जो भी अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। सेब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। सेब, एक सेब अगर आप डेली खाइएगा तो आपका है बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। खास करके जो माँ बनने वाली होती है महिलाएं, उसको एक सेब खाने का है ना डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि आप एक सेब डेली खाइए, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है और बहुत सारे कह सकते हैं कि रफेज पाया जाता है, रुद्रांश पाया जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फिट होता है। तो शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडार के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। मतलब शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, वसा का स्टोर कर लिया जाता है। कारण कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। कैल्शियम भी होता है दूध में, पोटेशियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन ए, बी, डी, ई, के, विटामिन 12 सब कुछ पाया जाता है दूध में। इसलिए दूध बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाया जाता है 46%। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अल्फा केरेटिन की बात करता है, ये आपका त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गेहूं में पाया जाता है कौन? ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, गाय का जो हल्का पीला रंग जो होता है किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और उजला रंग होता है कैसीन के कारण। गाय का दूध के बात किया जा रहा है कि अगर उजला रंग की बात करेगा कैसीन हो जाएगा, पीला रंग बोलेगा तो कैरोटीन हो जाएगा। दूध का श्वेत रंग किसके ऊपर? देखिए कैसीन दिया हुआ है ही। दूध का श्वेत रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन का कारण होता है। ये एक तरह का प्रोटीन है। किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होता है? आंवला में होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या? सूरज की किरणें हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3। विटामिन जो होता है हमारे शरीर में होता है विटामिन डी और विटामिन B3 का होता है। कहा कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? विटामिन B6। विटामिन B6 जो आपका क्या करेगा? स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। सब्जियों से मुक्त हमें क्या होता है? सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 मिलती है। एक गिलास पानी पीजिए आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप बताइएगा ज़रा कमेंट करके कि वाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है पानी में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा हो जाता है एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। देखिए पानी की बात करते हैं तो पानी में विटामिन बी और सी दोनों पाया जाता है ना। और बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। और चावल में जो होता है ना, जब पॉलिश किया जाता है तो चावल को जैसे पॉलिश किया जाता है उसमें विटामिन सी वेस्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश जैसे किया जाएगा विटामिन सी उसका बर्बाद हो जाता है। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। दूध की बात करेगा तो लैक्टोज हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। हेपेटाइटिस जो हमारे मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, लिवर को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशेष भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो होता है किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में होता है कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में और पौधों में स्टार्च के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन की बात करता है, विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। इसलिए हम लोग को फल फूल खाने का डॉक्टर को एडवाइस दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है। कह रहा कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज किया था? ये आपका किया था विटामिन का किया था। फंक ने क्या किया था? विटामिन का किया था। देखिए विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन है? देखिए कॉड है, यकृत तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक है। मतलब विटामिन ए आप लोग जो है शकरकंद खाइए, गाजर खाइए, पालक खाइए, तेल खाइए। तेल कौन तेल? मछली का जो तेल होता है उसमें। उसके बाद जाके पपीता खाइए और उसके बाद जाके सेब खाइए।
सब चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है। शकरकंद में भी विटामिन ए पाया जाता है, पालक में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होता है, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग। कॉर्निया मतलब हो गया हमारे आँख की। अगर चाहते हैं आप लोग आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए तो विटामिन ए का यूज़ कीजिए। सेब खाइए, ठीक है, गाजर खाइए, पालक खाइए। आगे चलिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस की बात करता है, विटामिन बी 12 किलोसिस होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम रूप है? थायमिन, विटामिन बी 1 थायमिन। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी आ गया। पिलागरा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होता है? विटामिन बी 3 और विटामिन बी सी। पिलागरा होता है विटामिन बी 3 से, स्कर्वी विटामिन सी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स बच्चे में होता है और बड़ों में होता है ऑस्टियोमोलासिस। देखिए, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त की थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होता है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो होता है क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता में कमी हो जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें थायमिन पाया जाता है। अनाज के छिलके में थायमिन पाया जाता है। भोजन में रेशे का महत्व क्या होता है? देखिए, भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता करती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होता है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी का कमी हो जाएगा, मतलब विटामिन डी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? कैल्शियम का कमी हो जाएगा, जिससे आपका दांत और हड्डी दोनों दर्द करेगा। इसलिए विटामिन डी का यूज कीजिए। सुबह सुबह सन का लाइट लीजिए, ठीक है। देखिए, कर दीर्घ मात्रिक खनिजों की बात करते हैं, खनिज तत्व बोलते कि कैल्शियम की बात करता है। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, है ना, दांतों और अस्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के लिए होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम का। फॉस्फोरस की बात करते हैं दांतों और हड्डियों की रचना के लिए। और अम्ल क्षार संतुलन के लिए, एटीपी डीएनए के लिए फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। गंधक की बात करते हैं, अनेक इम्यूनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों के घटक होता है गंधक। पोटेशियम की बात करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की पोटेशियम होता है। क्लोरीन की बात करते हैं, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, जो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन है, यह क्लोरीन हो जाएगा। सोडियम की बात करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की आपका सोडियम हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का घटक होता है, मैग्नीशियम होता है। अब खनिज की बात करते हैं, देखिए खनिज और उसका स्रोत बोलता है। देखिए, लोहा की बात करते हैं, लोह हो गया आपका केला और खजूर। केला खाइए और खजूर खाइए तो आपको लोह प्राप्त होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन ऐसा फ्रूट्स है जो कौन ऐसा मतलब कि कह सकते हैं उसको आयुर्वेदिक उसको माना गया, उसको वो क्या है जो फल नहीं है, उसको फल की संज्ञा नहीं दिया गया। आपका मैं बता दूं जरा, केला ही है ना, इसको आयुर्वेदिक बोला गया, आयुर्वेदिक। देखिए, पोटेशियम जो है ये आपका ऊपर मिलता है किससे? पालक से मिलेगा। आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। कैल्शियम की बात करेगा, दूध और अंडा में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे दूध और अंडा में तो हर चीज़ पाया जाता है, लेकिन यहाँ कैल्शियम दिया हुआ। खनिज हो गया आपका खनिज। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है हमारे किडनी में पत्थर को बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग करता है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? ये 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से किडनीज में रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से जो है मंदबुद्धि और बौनापन आ जाता है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा आपका कौन? विटामिन ए। विटामिन ए का जो है ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए, विटामिन के कार्य की बात करता है। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विभिन्न रोगों से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करता है। विटामिन ए किससे मिलता है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक सिलिंडर की कोशिकाएं, जिसको विटामिन ए का साइंटिफिक देखिए पहले उसका नाम पढ़ लेते हैं। देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन,
ये होता है। और विटामिन B1 थायमिन होता है। विटामिन B2 रेबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन होता है। विटामिन B9 होता है फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B12 फेनोकोबालामिन होता है। और विटामिन C होता है एस्कॉर्बिक होता है। और विटामिन के फिलोक्विनिन आप लोग जानते हैं, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। उसके बाद विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के बात करेगा फिलोक्विनोन हो जाएगा। और भैया विटामिन B1 थायमिन B2 रेबोफ्लेविन। B1 थायमिन B2 रेबोफ्लेविन। B3 की बात करेगा निकोटिनिक हो जाएगा। B3 निकोटिनिक हो जाएगा। B5 की बात करेगा पेंटोथेनिक हो जाएगा। B5 पेंटोथेनिक हो जाएगा। B6 हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। B6 हो जाएगा पैरिडॉक्सिन हो जाएगा। B7 हो जाएगा बायोटिन। B7 बायोटिन। B9 की बात करेगा तो फोलिक अम्ल हो जाएगा। और B12 बोलेगा फेनोकोबालामिन। और विटामिन C बोलेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसके बाद डिटेल चलते हैं। अब विटामिन ए क्या चीज़ खाइएगा जिससे विटामिन ए प्राप्त होगा? आप फल खाइए, यकृत खाइए, आंतरिक शरीर की कुछ खाइए। देखिए इसका प्रभाव पड़ता है दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम, स्तनों की वृद्धि और विकास। इसकी कमी से जो होता है हमारे कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सतत विकास जो होता है रुक जाता है। और विटामिन डी की बात किया जाएगा तो मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुद्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा ये सब मिलता है। और कैल्शियम और फास्फोरस का अभाव से हड्डियों के और दांतों की वृद्धि करता है। ठीक है, इससे क्या होता है सूखा रोग, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है। वयस्कों में ये देखिए सूखा रोग जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिस बोलते हैं, ये आपका वयस्क में होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन ई की बात करता है तेल, गेहूँ, अंडा की जर्दी और सोयाबीन, इसमें विटामिन ई होता है जो कि टोकोफेरॉल होता है। हमारे अंडा जो होता है, अंडा का जर्दी, विटामिन ई पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये कोशिका की कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की में क्रियाशीलता लाता है। जनन क्षमता में जो कमी होता है ये होता है, इससे होता है एपिथेलियम कमजोर हो जाता है इसके कारण से, इसको अगर नहीं खाइएगा तो। देखिए विटामिन के फिलोक्विनोन होता है, ये आपको मिलेगा हरी पत्तियों, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया, ये सब के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। इसके द्वारा चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव होता है विटामिन के की कमी से। मतलब चोट लगी आपको ना तो ब्लड बहते रह जाएगा विटामिन के की कमी से, इसलिए विटामिन के लेना बहुत ज़रूरी है। हरी पत्ती खाइए, टमाटर खाइए, गोभी खाइए, सोयाबीन खाइए, ये सब चीज़। देखिए विटामिन B1 थायमिन की बात करता है, अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, अंडा, मांस के साथ साथ एंजाइम घटक हो गया, ये सब चीज़। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा उपापचय क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है ये। और बेरी हो जाता है विटामिन B1 से, बेरी विटामिन B1 से हो जाता है। ठीक है, बेरी विटामिन B1 से। अब विटामिन B2 से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 से पेलाग्रा हो जाता है। B5 से हो जाता है क्या चीज़, चर्म रोग हो जाता है, वृद्धि हो जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, है ना। और B6 की बात करते हैं तो ये रक्तहीनता हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, पेशीय का ऐंठन शुरू हो जाएगा B6 से। विटामिन B7 की बात करते हैं, बालों का झड़ना B7 से स्टार्ट हो जाए, B7 से होता है। B9 की बात करते हैं फोलिक अम्ल से, ये क्या बोलता है रक्तहीनता और वृद्धि में कमी हो जाएगा B9 से। B12 की बात करता है तो रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाएगा। विटामिन C की बात करेगा तो इसका भी रोग मसूरों में सृजन हो जाता है। अब इसका देखिए स्रोत पढ़ लेते हैं। देखिए विटामिन B2 ये होता है आपका पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस से पाया जाता है। विटामिन B3 किसमें मिलता है, ईस्ट में, मांस में, यकृत में, मछली में, अंडा में, दूध में, मटर में, मेवा में, फलिया में। B3 निकोटिनिक होता है। विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक। और B5 की बात करता है, देखिए अंडा में, यकृत में, मांस में, दूध में, टमाटर में, मूंगफली में, गन्ना में। विटामिन B देखिए B5 गन्ना में पाया जाता है, तो गन्ना आप पीजिएगा, गन्ना का जूस, तो B5 आप ले रहे हैं और आपका बाल सफ़ेद नहीं होगा, जनन क्षमता आपका बढ़ेगा, चर्म रोग आपको नहीं होगा, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, और B6 दूध खाइए, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। B7 जो है मांस में, गेहूँ में, अंडा में, मूंगफली में, चॉकलेट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, B7 पाया जाता है। सब्जी हो गया, फल हो गया। B9 की बात करते हैं, हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, फलियाँ, ये सब चीज़ ताज़ी हो गया। और B12 की बात करते हैं, मांस में, मछली में, यकृत में, अंडा में, दूध में, आंत में। और विटामिन C आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, इसमें पाया जाता है। इसका देखिए क्या है कि प्रभाव। विटामिन B1 जो आपका ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक हो जाता है। विटामिन B12 के बाद 2 की बात करेंगे तो विटामिन B2 जो होता है उपापचय में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सह-एंजाइम का होता है, ठीक है। और FAD और FNM का घटक होता है। विटामिन B3 की बात करते हैं तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह-एंजाइम होता है। B5 की बात करेंगे कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह-एंजाइम विटामिन ए होता है। विटामिन B6 की बात करते हैं अमीनो अम्ल के उपापचय में सह-एंजाइम होता है। विटामिन 7 की बात करते हैं वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। B9 की बात करेंगे तो वृद्धि रोगाणुओं का निर्माण DNA का संश्लेषण होता है। B12 की बात करेंगे तो वृद्धि रोगाणुओं का निर्माण न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है कौन, आपका विटामिन B12। विटामिन C की बात करते हैं तो अंतर कोशिकीय सीमेंट और कोलेजन जंतुओं को करता है, ठीक है। अब देखिए पादपों की क्या है, अकारिका, पादपों की अकारिका की बात करता है।